देखो इसी प्रेशर वाले पार्ट में आगे बढ़ रहे थे और उसमें एक दो क्वेश्चन और देख लो, मैंने दिए थे। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्यूब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, विच इज पार्शियली फिल्ड विद लिक्विड वन। लिक्विड वन दिख रहा है और उसके ऊपर हमने लेफ्ट साइड में लिक्विड टू और पोर किया हुआ है, और कह रहा है इट इज फाउंड दैट द लिक्विड लेवल्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्यूब आर सेम। liquid levels of the two sides of the tube are same while the liquid level 1 has risen by 2 सेंटीमीटर। मतलब जब हम उसमें 2 वाला लिक्विड डालते हैं तो लिक्विड 1 जो है वो 2 सेंटीमीटर राइज कर जा रहा है। तो लिक्विड 1 का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, लिक्विड 2 का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि अगर वो इधर से 2 सेंटीमीटर राइज कर जा रहा है तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे प्रेशर का वैल्यू सेम होगा? ये बताओ पहले। हम्म, क्यों भाई? पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना? तो इस केस में क्या है ना कि दोनों तरफ का जो लिक्विड लेवल है वो क्योंकि सेम दिया हुआ है, तो हम इसमें ये बात बोल सकते हैं कि जितना इधर से वो राइज हुआ होगा ना, मतलब लेट से इधर से वो फॉल हुआ होगा एच हाइट और इधर से राइज हुआ होगा एच हाइट, तो ये एच हाइट हमको दी हुई है, एच हाइट की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर। मतलब पहले वो दोनों तरफ बराबर रहा होगा, इधर से एच नीचे गया, इधर से एच ऊपर उठा, और फाइनली जो है, फाइनली भी हमको ये बात बोल रखी है क्वेश्चन में कि दोनों का लेवल सेम है। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है दोनों तरफ। तो अगर दोनों तरफ का लेवल सेम दिया हुआ है तो हम बस सीधे सीधे बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट ए अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू इंटू जी, और इंटू जो भी यहाँ पे हाइट होगी तो ये हाइट यहाँ पे 2h होगी। इसी तरह से राइट साइड में लिखेंगे तो पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 जी इंटू 2h। तो यहाँ से डेंसिटी 2 इज इक्वल टू डेंसिटी 1 आ जाएगा, तो 1.1 ही हो जाएगा आंसर। इसलिए कुछ और डिफरेंस होता तो कुछ और आंसर आता। क्लियर है? बोलिए। इधर से जितना फॉल उतना राइज हुआ है। और एक क्वेश्चन और दिया था, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन भी आईआईटी में भी आया हुआ है 1981 में। ठीक है, एचसीवी में एग्जाम्पल भी है और अभी जेई मेन में भी आ चुका है। देखो ध्यान से, कर लिया था ये वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल दिए हुए हैं, ठीक है, विद देयर बेसेस एट द सेम लेवल। ठीक है, each contain a liquid of density rho. The height of liquid in the one vessel is h1 and in the other is h2. What is the work done by gravity in equalizing the level when the two vessels are connected? तो हमने क्या किया है, इन दोनों वेसल्स को कनेक्ट कर दिया है। देखना ध्यान से। तो मान लेते कि इनिशियली ये टैप क्लोज था, तो इधर लिक्विड h1 हाइट तक था, इधर लिक्विड h2 हाइट तक था। देखना ध्यान से, इधर वाला जो लिक्विड है वो h1 हाइट तक था और इधर वाला जो लिक्विड है वो H2 हाइट तक था। और जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? क्यों भाई? तो सीधे सीधे बोल सकते हैं ना कि कनेक्ट करने के बाद दोनों तरफ का लिक्विड लेवल जो है वो सेम हो जाएगा। क्यों भाई? तो अब ये बताओ सबसे पहले कि इन दोनों में अभी फिलहाल डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों में अगर तुम डिफरेंस लिखोगे डेल्टा एच, तो क्या ये डेल्टा एच की वैल्यू h1 माइनस h2 होगी? तो ऐसे बोल सकते हैं कि इधर से डेल्टा एच बाई 2 का फॉल होगा और इधर से डेल्टा एच बाई 2 का राइज होगा। बताओ, ये वाली हाइट जो है ये डेल्टा एच बाई 2 है, ये वाली हाइट भी डेल्टा एच बाई 2 है।
मतलब इधर से डेल्टा एच बाई टू फॉल होगा और इधर से डेल्टा एच बाई टू राइज होगा, तो दोनों तरफ का लिक्विड लेवल सेम हो जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज करो कि इतना लिक्विड, ध्यान से देखना, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड हमने यहां से उठा के यहां रख दिया है, तो यहां से उठा के यहां रखने में ग्रेविटी का कितना वर्क डन होगा, बाकी सारा लिक्विड वैसे का वैसे ही है। तो ऐसे देखो कि यहां से यहां आने में इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखने में हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया, तो उसके सेंटर ऑफ मास का भी जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा एच बाई टू होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डब्ल्यू एम जी इज इक्वल टू सीधे सीधे एम जी और डेल्टा एच बाई टू हो जाएगा। एम कितना लिखेंगे, तो ये जो मास है लिक्विड का कितना मास होगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, तो वॉल्यूम होगा रो इंटू एरिया इंटू हाइट। तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी डेल्टा एच बाई टू, तो ये हो गया मास इंटू जी और इंटू डेल्टा एच बाई टू। तो यहां से देखो क्या आंसर आ जाता है, रो ए जी बाई फोर और इंटू एच वन माइनस एच टू का होल स्क्वायर। आ रहा है आंसर, बताइए, बोलो। यस सर। क्लियर है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये सेंटर ऑफ मास करके जो किए हैं फिर से बता दीजिए। सेंटर ऑफ मास ऐसे किए ना कि कभी भी हमें, अगर हमें इतने पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो इतने पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हाइट हम कौन किसकी लेंगे, तो इसके सेंटर की हाइट लेंगे केवल। इसी तरह अगर हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने में हम सेंटर ऑफ मास पे सारा का सारा मास ले लेते हैं, तो इसका हम हाइट ये वाला लेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये डेल्टा एच बाई टू का है, तो हमने ये मान लिया है कि इतना मास डेल्टा एच बाई टू नीचे आ गया है, तो नीचे आया है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एच। क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर और इस चैप्टर में। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, फोर्स exerted by a liquid on wall of a tank। देखो इसमें एक छोटा सा हेडिंग है, फोर्स exerted by liquid on a wall of a tank। तो मान लेते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, देखो ध्यान से, इस तरह से रेक्टेंगुलर टैंक दिया हुआ है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर टैंक में हमने ये वाला जो वॉल है, वॉल ए बी सी डी, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर टैंक का लेंथ हम लोग एल ले लेते हैं, विड्थ हम लोग डब्ल्यू ले लेते हैं और हाइट एच ले लेते हैं। एंड सपोज इस टैंक को हमने वाटर से कंप्लीटली फिल कर रखा है, इस टैंक को हमने वाटर से कंप्लीटली फिल्ड है ये, ठीक है, वाटर से कंप्लीटली फिल्ड है ये टैंक। तो अब हमें ये क्या करना है, अगर ये बताओ, अगर हमें इसके बेस पे फोर्स निकालना हो कि बेस पे वाटर की वजह से कितना फोर्स है, तब तो बहुत आसान है निकालना। हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि बेस पे प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर होता है रो जी एच, और रो जी एच में हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले एरिया का, क्योंकि हर एक एरिया पे, पूरे एरिया पे प्रेशर की वैल्यू सेम है, तो फोर्स सीधे सीधे प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे फोर्स निकालना है इस वॉल पे, एबीसीडी वॉल पे। तो इस वॉल पे क्या कहोगे, क्या इस वॉल पे हर जगह प्रेशर सेम है या अलग अलग है, क्यों भाई, इस वॉल पे अगर हम लोग फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो इस वॉल पे जो फोर्स लगेगा लिक्विड की वजह से, वो हर जगह प्रेशर सेम है या अलग अलग है, क्यों भाई। तुम जैसे जैसे देखोगे कि ऊपर प्रेशर कम होगा, अलग अलग होगा सर। नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे वाले साइड पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो अगर हमें ये टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एलिमेंट लेके किस तरह से, तो मान लेते हैं कि हम ऊपर से y डेप्थ पे, देखना ध्यान से, y डेप्थ पे हम लोग एक dy थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स निकालते हैं df, ठीक है। तो पहले ये देखो df की वैल्यू क्या होगी, तो df की वैल्यू बनेगी उस पॉइंट का प्रेशर इनटू एरिया।
तो उस पॉइंट का प्रेशर तो हो गया, कितना प्रेशर लिखेंगे उस पॉइंट पे, प्रेशर लिखेंगे रो जी वाई, क्योंकि वाई डेप्थ पे है। और एरिया अगर इसका लिखेंगे तो ध्यान से देखो, एरिया की जगह लिखेंगे डब्ल्यू इंटू डी वाई। ये क्लियर है? डब्ल्यू इंटू डी वाई कैसे लिखा, बताइएगा। डब्ल्यू इंटू डी वाई कैसे लिखा, इसमें कोई डाउट है? तो अब इसको डी एफ को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसमें से रो जी डब्ल्यू अलग हो जाएगा और वाई डी वाई अलग आ जाएगा, ठीक है। और वाई को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके एच तक, तो हमको फोर्स ऑन वॉल ए बी सी डी मिल जाएगा। ध्यान से देखो, रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रो जी एच बाई 2 और इंटू डब्ल्यू इंटू एच। ऐसे लिखने से क्या फायदा है, तुम ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट है पहला वाला ब्रैकेट, ये एक तरह से हो गया प्रेशर एट सेंटर ऑफ वॉल, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल एबीसीडी। तो ये तुम चाहो तो एक शॉर्टकट की तरह याद रख सकते हो कि अगर हमें कभी साइड वॉल पे फोर्स निकालना है तो उसको, एक तो बेसिक तरीका तो यही कि हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट शॉर्टकट ये है कि हम उस एरिया के सेंटर पे प्रेशर निकालेंगे, सेंटर पे जो भी प्रेशर होगा उसी प्रेशर को पूरे पे यूनिफॉर्म मान लेंगे, और दैट प्रेशर इनटू एरिया एबीसीडी बिकम्स फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल एबीसीडी। ठीक है, बताओ, बताइए, पॉइंट क्लियर है तो? सही है। डब्लू क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। डब्ल्यू तो विड्थ है ना, ये वाला साइड है। विड्थ, यस सर, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसे लिखोगे भाई, डब्ल्यू इंटू डी वाई। डब्ल्यू उस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, डी वाई उस रेक्टेंगल की विड्थ हो गई, जितना मैंने शेड किया हुआ है। यस सर, ये कैसे लिखा है? यस सर, यस सर, क्लियर। फाइनली तुम ये बात ध्यान रख सकते हो कि कभी भी हमें फोर्स अगर निकालना है एबीसीडी के ऊपर, तो ये हो जाएगा प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया ऑफ वॉल। तो ये एक शॉर्टकट लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ट्राई करो। नोट कर लिया ऊपर, ये वाला पार्ट नोट कर लिया है? हाँ सर, हो गया। ये देखो फिर ये क्वेश्चन 1:4 आना चाहिए इसमें। देखो करना इसमें फिर से वही है, हम क्या करेंगे कि ये वाला जो लिक्विड है ये रो वन डेंसिटी है, और ये वाला जो लिक्विड है ये 2 रो वन डेंसिटी है। तो इसके सेंटर पे प्रेशर इनटू एरिया, वो हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन एम एन। तो इसके सेंटर पे प्रेशर कितना लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे रो जी H1 मतलब 5/2 और इनटू इसका एरिया। तो एरिया तो दोनों का सेम ही है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके सेंटर पे फोर्स, इसके सेंटर पे फोर्स NO कैसे निकालेंगे, इसके सेंटर का प्रेशर, ध्यान से दिखना, इसके सेंटर का प्रेशर कैसे लिखेंगे, 2 रो वन है ना ये, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, रो वन जी एच प्लस 2 रो वन जी 5/2, ये बनेगा इसके सेंटर पे प्रेशर, और प्रेशर इनटू एरिया करना है। देखो क्यों भाई, कितना आएगा, तो एफ एम एन अपॉन एफ NO कितना बनेगा, वो ऊपर वाला हो जाएगा 5/2 एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, सर आ गया। नीचे 10 आ जा रहा है, तो ये 1/4 बन जा रहा है। है सीधा सीधा, बताओ। यस सर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, हालांकि ज़्यादा पूछा तो नहीं गया कभी, बट नोट कर लो कि इफ साइड वॉल, if side wall is a curved or inclined surface, if side wall is a curved or inclined surface, then horizontal thrust, horizontal thrust, देखो थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही है, जो फोर्स निकाल रहे हैं ना हम लोग,
लिक्विड प्रेशर की वजह से जो फोर्स है उसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, acting on it can be found using projection area of that curved or inclined surface, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो इसका मतलब ऐसे समझना, जैसे सपोज करो कि वो जो हमने वॉल ली है ना, वो वॉल जो है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वॉल नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं है, मतलब सपोज कर लो कि वो इस तरह का एक वॉल है, देखो। और ये जो वॉल मैंने बनाई है, ये वॉल मैंने सिलेंड्रिकल इन शेप बनाई है, देखो। मतलब उस वॉल का जो एक साइड का पोर्शन है वो फ्लैट ना होके कर्व्ड पोर्शन है। तो इस कर्व्ड पोर्शन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा अगर हमें वो निकालना है, तो मान लो इसकी हाइट h है और ये जो कर्व्ड पोर्शन है ये r रेडियस का नीचे वाला सेमी सर्कल है, मतलब सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर है विद रेडियस r। तो तुम्हें क्या करना है, इसका हमें लेना है प्रोजेक्शन एरिया। तो प्रोजेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं ये तुम्हें ध्यान से समझना है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, प्रोजेक्शन का मतलब तुम ऐसे समझो कि अगर लाइट आ रही है एक तरफ से, जैसे सिलेंडर पे वाटर है, वाटर की जगह इमेजिन करो कि लाइट आ रही है, तो पीछे की जो वॉल बनेगी उस वॉल पे शेडो कैसा बनेगा, बता सकते हो? उस वॉल पे शेडो कैसा रहेगा? क्यों भाई? उस वॉल पे शेडो कैसा बनेगा? तो उस वॉल का जो शेडो होगा ना, वो एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। और वो जो शेडो होगा वो ये शेप का आएगा, ध्यान से देखो तो उसमें ये वाला साइड 2r होगा और ये वाला साइड h होगा। तो जो फोर्स सिलेंडर के ऊपर लग रहा है वो वही है जो इस शेडो के ऊपर लगेगा। और शेडो के ऊपर फोर्स निकालने के लिए क्या करो, उस शेडो के सेंटर पे प्रेशर, तो उसके सेंटर पे प्रेशर हो जाएगा रो जी h/2 और इनटू उसका एरिया यानी 2RH। तो ये एक डायरेक्ट मेथड याद रख सकते हो तुम। बताओ, क्लियर है? तो ये जो मैंने निकाला है ना, यस सर। इज कॉल्ड प्रोजेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन एरिया। फिजिक्स में 2-3 जगह आएगा ये प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। एक उसमें भी आएगा, फ्लक्स में भी आएगा, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालते हैं किसी सरफेस से, और अगर सरफेस कर्व्ड होती है तो भी हम यही काम करते हैं, हम उस कर्व्ड सरफेस को प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो प्रोजेक्शन हो जाता है प्लेन, और प्लेन के ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं। तो एक यहाँ पे आता है फोर्स निकालने में, दो इसके मेन यूज हैं, देखो नोट कर लो। क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली सेज कि कोई भी बॉडी अगर है एंड दैट बॉडी इज partially or completely immersed in a liquid, body is partially or completely immersed in a liquid,
देन फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बॉडी। तो देखो इस बॉडी के ऊपर लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ना, वो इस बॉडी के ऊपर हर जगह परपेंडिकुलर लग रहा होगा, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है ना, इन्हीं सारे फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उस रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स। एफ अप से डिनोट करते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है, पॉइंट बी पे, दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो क्या होता है ये एफ अप की वैल्यू? तो एफ अप सीधे सीधे होता है, दिस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ, this is equal to weight of displaced liquid, this is equal to weight of displaced liquid। और displaced liquid का अगर हमें weight लिखना है तो it is simply v displaced into rho liquid और into g, ठीक है। v displaced क्या बनेगा, बस ये थोड़ा ध्यान से देखना है कि displaced वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो displaced वॉल्यूम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, this is submerged पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट सबमर्ज्ड है उतना ही पार्ट तो लिक्विड उसने हटाया है। तो जितना लिक्विड उसने हटाया है उस लिक्विड का वॉल्यूम है वी डिस्प्लेस। इट इज ऑल्सो इक्वल टू सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, चाहे जैसे बोलना चाहो, ठीक है। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या कहलाएगा, कौन से पॉइंट पे लगेगा? तो बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज सेंटर ऑफ मास ऑफ, center of mass of displaced portion of liquid, center of mass of displaced portion of liquid। मतलब जितना लिक्विड हमने हटाया है उस लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास है वो एफ अप के लिए सेंटर ऑफ बॉयंसी बनेगा, ठीक है। ये तो केस हो गया व्हेन लिक्विड इज स्टेशनरी। नीचे हम एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं कि इफ लिक्विड वेसल, if liquid vessel is accelerating, तो देखो अगर एक लिक्विड वेसल एक्सीलरेटिंग होगा then we can replace, g को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मालूम है हम लोगों को, g इफेक्टिव से। और ध्यान रखना, एंड डायरेक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एफ अप इज always, direction of f up is always opposite to effective gravity। मतलब जो भी इफेक्टिव ग्रेविटी का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट लगेगा। नॉर्मल कंडीशन में ऊपर लगता है क्योंकि ग्रेविटी नीचे होती है। अगर इफेक्टिव ग्रेविटी कहीं और है, किसी एंगल पे है, तो एफ अप का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। बाई डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि अपवर्ड लगता है, लेकिन अगर ये लिक्विड एक्सीलरेटिंग हो गया तो उस केस में अपवर्ड की जगह हो सकता है कि थोड़ा एंगल पे लगने लगे। तो उस केस में इसका जो नया फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा एफ अप इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डिस्प्लेस्ड इनटू रो लिक्विड और इनटू जी इफेक्टिव। अच्छा, जी इफेक्टिव निकालना तो आता है ना, वो सारे केस हमें फिर से निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्यों भाई? जी इफेक्टिव का कैलकुलेशन तो सबको मालूम ही है, तो वो सारे केस हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो नोट करो इसको, कुछ डाउट है पूछो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
floating in a liquid, fraction of an object immersed while floating in a liquid। तो देखो लिक्विड में अगर कोई भी बॉडी फ्लोट हो रही है, तो देखो कोई भी बॉडी अगर फ्लोट हो रही है तो हम लोग सीधे सीधे ये बोलेंगे कि उस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस हैं। कौन कौन से? एक तो उस बॉडी के ऊपर लग रहा है mg और एक उस बॉडी के ऊपर लग रहा है F अप। क्यों भाई? तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए F अप और mg हमेशा इक्वल होंगे। अगर बॉडी फ्लोट हो रही है तो इसका मतलब है कि F अप और mg डेफिनेटली इक्वल होंगे, यही दोनों तो फोर्स है। क्यों भाई? तो F अप की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? तो F अप की वैल्यू लिखेंगे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और mg को लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, देखना ध्यान से, इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। तो यहां से आपको एक फ्रैक्शन अगर निकालना है, फ्रैक्शन का मतलब है v डिस्प्लेस्ड अपॉन v बॉडी, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन इमर्स्ड इन लिक्विड, और ये फ्रैक्शन इमर्स जो है वो रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड के इक्वल आएगा। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आइस का एग्जांपल लें, तो आइस का डेंसिटी होता है 0.9 और वाटर का डेंसिटी होता है 1। तो कभी भी आइस अगर पड़ी होगी वाटर के अंदर तो उसका जो 90% पार्ट होगा वो इनसाइड वाटर होगा और 10% पार्ट जो होगा वो आउटसाइड वाटर होगा। ठीक है ना? जो विंटर वाले रीजन में, विंटर के मौसम में जहाँ पे विंटर वाले ज़्यादा रीजन है वहाँ पे शिप्स वगैरह को ये बहुत ध्यान रखना होता है आइस पर। अब वो टाइटेनिक के टाइम पे जो टाइटेनिक डूबा था वो इसी वजह से तो था कि वो आइसबर्ग दिखा नहीं था, या दिखा भी था तो वो बहुत छोटा सा दिख रहा था ना, वो जो दिख रहा था वो तो 10% था, 90% ऑलरेडी नीचे था वो, तो जिससे उसका कोलिजन हुआ था। बात समझ में आई? यस सर। अब तो खैर बहुत लेटेस्ट है, अब तो रडार्स होते हैं, रडार से पता कर लेते हैं, अब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट में देखो अगर कोई बॉडी मल्टीपल लिक्विड्स में पड़ी हुई है, जैसे मान लो कि एक लिक्विड इसके ऊपर लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। ठीक है, लिक्विड ए में इसकी जो हाइट है वो HA है और लिक्विड बी में जो इसकी हाइट है वो HB है। इसका डेंसिटी रो ए है और इसका डेंसिटी रो बी है और बाहर एयर है। तो इस केस में अगर हमें टोटल एफ अप निकालना है तो एफ अप टोटल को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू एफ अप एक्सर्टेड बाई लिक्विड ए प्लस एफ अप एक्सर्टेड बाई लिक्विड बी। ठीक है, लिक्विड ए का एफ अप क्या होगा? तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लें तो जरा बताओगे कि लिक्विड ए में कितना वॉल्यूम अंदर है? लिक्विड ए में कितना वॉल्यूम है? तो वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए इंटू जी, और इसको लिखेंगे वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड बी इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी। तो वो उनके हाइट के हिसाब से आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एच ए रो ए जी प्लस एच बी रो बी जी और इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग अगर हमें टोटल एफ अप निकालना है तो। देखो नोट करो ये दोनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट निकालो। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस पे हमने एक ये आयरन का ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी है सपोज
8 ग्राम पर सीसी, और इसका हम लोगों ने वेट मेजर किया, तो ये वेट कितना दिखा रहा है भाई? मेजर वेट करते हैं हम लोग, लेकिन आंसर में तो क्या हमको मास मिलता है ना। मेजर तो वेट होता है, लेकिन आंसर डिवाइडेड बाई जी मिलता है हमेशा। तो उसका जो आंसर आ रहा है, जो रीडिंग आ रही है स्प्रिंग बैलेंस से, वो आ रही है 2 kg। आयरन का ये ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि इस आयरन ब्लॉक को हमने वाटर में इमर्स करना है, और हमें देखना है कि वाटर में इमर्स करने के बाद इसकी क्या रीडिंग आएगी। हमने इसको इस बार वाटर में इमर्स कर दिया है, और वाटर में इमर्स करने के बाद वाटर जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सीसी, तो हमें बताना है न्यू रीडिंग क्या होगी। निकाल सकते हो, करो ट्राई। न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी? न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताओ। इस क्वेश्चन में सेकंड केस में रीडिंग थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि पहले तो इसके ऊपर सिर्फ mg लग रहा था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स था वो mg के बराबर था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके ऊपर mg स्प्रिंग फोर्स और अप थ्रस्ट, ये तीनों ही लग रहे हैं। क्यों भाई? तो अप थ्रस्ट कितना लग रहा है? क्योंकि जितना ये अप थ्रस्ट बॉइंट फोर्स लग रहा है, उतना ही उसकी रीडिंग रिड्यूस हो जाएगी। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एफ अप इज इक्वल टू लॉस इन वेट, मतलब वेट में जो लॉस आएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ अप। ये भी ध्यान रख सकते हो। तो एफ अप निकालेंगे कैसे? तो एफ अप की वैल्यू होगी वॉल्यूम ऑफ बॉडी। देखो, अगर बॉडी पूरी डिस्प्लेस्ड है, पूरी अंदर है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस का मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो गया, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू जी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैसे निकलेगा? तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकलेगा मास ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। देखो ध्यान से, तो हमने डेंसिटी 8000 लिखा है केजी पर मीटर क्यूब में, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी होगी 1000, और इनटू जी। तो ये वैल्यू देखो कितनी आती है निकल के। क्यों भाई? क्या ये 1/4 न्यूटन आती है? 1/4 या 10/4? 2.5 न्यूटन आती है। तो 2.5 न्यूटन होने का मतलब होता है कि मास कितना होगा, मास में कितना चेंज आएगा? तो ये हो जाएगा 0.25 kg। तो रीडिंग कितनी हो जाएगी स्प्रिंग बैलेंस की? रीडिंग हो जाएगी 2 kg आनी चाहिए, उसमें से 0.25 कम हो जाएगी, तो हमारा आंसर होगा 1.75 kg। बताइए, क्लियर है या नहीं? क्यों, क्लियर है या कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है, देखो और देखो इस पे क्वेश्चन। ये देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है, बस इतना ही है कि एफ अप कितना लगता है, बस दैट्स इट। बाकी जो है वो सब एप्लीकेशन है। देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, डायग्राम बनाया है इसका? क्या सिचुएशन है इसकी? क्वेश्चन इस तरह का है कुछ कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, और नीचे एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, और लोअर सरफेस ऑफ क्यूब जस्ट टचेस द फ्री एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग fixed at the bottom of pot. देखो ध्यान से, ये वाटर का सरफेस है, मतलब अभी ये जो है जस्ट ये
बाहर है। नहीं, थोड़ा सा अंदर भी होगा ना, कितना अंदर होगा बता सकते हैं? क्यों भाई? ये क्यूब इनिशियली कितना अंदर होगा? क्यूब इनिशियली कितना अंदर होगा? तो देखो इसका डेंसिटी दिया हुआ है, वाटर के अंदर है, तो वाटर का डेंसिटी हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, और वुड का डेंसिटी दिया हुआ है 800 kg पर मीटर क्यूब। इसका साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, तो ये पहले से ही कितना अंदर होगा? और इस वक्त स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, ध्यान रखना, तो ये पहले से ही कितना अंदर है? ये h अगर हम लोग निकालें तो ये h हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 800 अपॉन 1000। मतलब ये मैंने वैसे निकाला है कि जो उसका रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब 800 अपॉन 1000 का रेशियो इज इक्वल टू v डिस्प्लेस्ड अपॉन v टोटल। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। यानी ये बाहर कितना है? तो ये बाहर है 0.6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके ऊपर हम कितना वेट रख सकते हैं जिससे ये 0.6 सेंटीमीटर सिर्फ अंदर जाए। तो देखो जब ये अंदर जाएगा तो उसके ऊपर एफ अप भी इंक्रीज होगा और स्प्रिंग फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडिशनल वेट which can be put is equal to जो एडिशनल एफ अप लगेगा, ठीक है, एंड प्लस स्प्रिंग फोर्स जो लगने लगेगा इस पे। तो अब ये बताओ कि जब ये 0.6 अंदर जाएगा तो इस पे एफ अप कितना लगने लगेगा? एफ अप एडिशनल कितना होगा? तो एफ अप एडिशनल निकालेंगे कि वॉल्यूम कितना इसका अंदर जाएगा, तो ये वाला वॉल्यूम निकालो, कितना वॉल्यूम और अंदर जा रहा है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 0.6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 और इंटू जी। एंड इसको भी तुम अगर बदलना चाहो तो 10⁶ से डिवाइड करेंगे, तो ये देखो कितना आएगा। स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा k इंटू 0.6 के बराबर। तो k की वैल्यू जो ये 50 न्यूटन पर मीटर है, तो 0.6 अपॉन 100 और करेंगे तो ये वैल्यू निकालो। तो m एडिशनल की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? m एडिशनल की वैल्यू एफ अप एडिशनल, ठीक है, प्लस स्प्रिंग फोर्स एंड डिवाइडेड बाई जी कर देंगे क्योंकि वेट में कन्वर्ट करना है। तो देखो कितना आएगा ये। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं बताओ पहले? कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये हाइट एक बार फिर से बता दीजिए, हाइट। हाइट कैसे निकाला? यस सर। तो हाइट तुमने ऐसे निकाला है, देखो कि v डिस्प्लेस्ड अपॉन v टोटल, v डिस्प्लेस्ड अपॉन v टोटल इज इक्वल टू रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड, ठीक है। मतलब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड। तो v डिस्प्लेस को हमने हाइट डिस्प्लेस कर दी है, हाइट इनसाइड। बताओ, v डिस्प्लेस की जगह हम लोगों ने लिख दिया h इंटू ए, और v टोटल की जगह लिख दिया हम लोगों ने टोटल h इंटू ए। समझ में आया? यस सर, आ गया। देखो निकालो जरा क्या आता है आंसर इसका। एफ अप एडिशनल जो आ रहा है मेरे पास आंसर जो है 0.054 न्यूटन आ रहा है, और ये स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा है? स्प्रिंग फोर्स आ रहा है 0.03 न्यूटन। है क्या इतना? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर 0.3 है, 0.03 नहीं है।
हाँ 0.3 और एफ ऑफ एडिशनल वो सही है। यस सर। तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली 0.03 kg आता है क्या? देखो ध्यान से। ठीक है, बताओ कुछ डाउट इसमें क्वेश्चन में, बोलिए। और देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, ये देखिए। देखो इसमें क्या क्या कहता जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है अ क्यूबिकल मेटल ब्लॉक, एच गिवन है उसका 12 सेंटीमीटर, फ्लोट्स इन मरकरी विथ 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड मरकरी। अब जरा ध्यान से ये बताओ कि अगर मरकरी के अंदर इसका सिर्फ 1/5 वॉल्यूम है, तो इसका डेंसिटी क्या रहा होगा, बताओ। सपोज मैंने ये मरकरी बनाया हुआ है, और मरकरी के अंदर इसका 1/5 वॉल्यूम है। तो 1/5 वॉल्यूम का मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो मेटल है इसका डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी का 1/5 होना चाहिए, क्योंकि जितना वो उसके अंदर है उतना ही उसका डेंसिटी भी बनेगा। बोलिए, पहली इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब सेकंड केस में कह रहा है कि अब हमने क्या किया, इसके साइड में वाटर डालना शुरू किया, मतलब मरकरी के ऊपर वाटर रहेगा और ब्लॉक भी रहेगा। तो कह रहा है कि हमें कितना वाटर का हाइट डालना पड़ेगा जिससे ये जो ब्लॉक की जो अपर सरफेस है वो जस्ट डूब जाए। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से। तो मान लेते हैं कि जब हमने वाटर डालना शुरू किया तो मरकरी की जो हाइट है वो कुछ चेंज हो गई। लेट से मरकरी का मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये मरकरी के लिए हो गया, और बाकी ऊपर इसका वाटर आ गया है। देखो ये वाटर सरफेस के लिए बना देते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि वाटर हमें कितने हाइट का डालना चाहिए, यानी हमें ये हाइट एक्चुअली निकालनी है। अब देखो वाटर अगर हमने h हाइट का डालना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि मरकरी के अंदर इस ब्लॉक की जो हाइट होगी वो हाइट होगी 12 - h। बोलो, तो अब क्या ये मल्टीपल लेयर वाले केस बन गया कि दो अलग अलग लिक्विड है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो टोटल एफ अप लगेगा इसके ऊपर, जो इसके टोटल mg को बैलेंस करेगा, इसका जो टोटल mg होगा और इसके ऊपर जो टोटल एफ अप होगा, वो दोनों अभी भी बैलेंस होंगे। लेकिन टोटल एफ अप निकालेंगे जब हम, तो उसमें हम दोनों का एफ अप लेंगे। तो बस यही हमें करना है, यानी एफ अप वाटर प्लस एफ अप मरकरी इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ ब्लॉक। अब वाटर का एफ अप कैसे आएगा, तो वाटर का एफ अप आएगा कि वाटर के अंदर कितना वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम बता सकते हो कितना होगा, वाटर के अंदर कितना वॉल्यूम है, क्यों भाई, वाटर के अंदर कितना वॉल्यूम है। तो वाटर के अंदर का वॉल्यूम हो जाएगा हाइट इनटू इसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा 12 स्क्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। फिर मरकरी के अंदर कितनी हाइट है, तो मरकरी के अंदर हाइट है उसकी 12 - h इनटू एरिया इनटू मरकरी की डेंसिटी इनटू जी। और ब्लॉक का मास कित कैसे लिखेंगे, तो ब्लॉक का वॉल्यूम
यानी 12 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। तो ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक की जगह हम लोग 13.6 डिवाइडेड बाई 5 लिख देंगे और इंटू जी। तो देखो जी पूरे इक्वेशन से कैंसिल होके एच की वैल्यू निकल आएगी। निकालो क्या आती है, बताओ। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? क्यों भाई, क्वेश्चन क्लियर है या कोई डाउट है? एच का आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 10.4 सेंटीमीटर। आ रहा है किसी का? 10.4 के आसपास आना चाहिए। जो प्रोसेस लगाया है उसमें कहीं कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए। सर प्रोसेस में डाउट नहीं है, बट 10.59 आ रहा है। 10.59 आ रहा है। देखो मेरे पास आंसर जो है वो 10.4 है। सॉल्व तो नहीं किया मैंने, बट देखो चेक करो। सर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एक बार बता दीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होती भाई, डेंसिटी ही होती है, कोई अंतर नहीं है। डेंसिटी। हाँ, जैसे समझो डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कहलाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। ठीक है, और ये वैल्यू दी हुई है 13.6, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी हो जाएगी 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी बन जाएगी 13.6 ग्राम पर सीसी। तो देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, बस यूनिट का फर्क है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो 1 ही होती है ना, वाटर के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके सर। वाटर के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो वैल्यू वाइज तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 13.6 लिख रहे हो केवल तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 13.6 ग्राम पर सीसी लिख दोगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी है। ठीक है, यस सर। और एक पॉइंट और इसमें बचा हुआ है हाइड्रोस्टैटिक्स में। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या है? अगर हमें पास्कल्स लॉ समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, देखना जरा ध्यान से। एक हमने क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, और इस क्लोज्ड कंटेनर को हमने कंप्लीटली फिल कर रखा है। क्लोज्ड कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर और एनी अदर लिक्विड। ठीक है, और उस कंटेनर में एक होल है, लेकिन होल को भी हमने एक कॉर्क से बंद कर रखा है, यानी उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इस कंटेनर के बॉटम पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और इस कंटेनर की हाइट हमको दी हुई है h। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए पे जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट होगा या नहीं काउंट होगा, ये बताओ। क्लोज्ड कंटेनर है, कंप्लीटली बंद है, एकदम रिजिड कंटेनर है लोहे का, बिल्कुल भी अंदर एयर नहीं है, h हाइट तक फिल्ड है कंप्लीटली। तो पॉइंट ए का जो प्रेशर होगा क्या लिखेंगे, बताओ। क्यों भाई, क्या आएगा? पॉइंट ए का प्रेशर बताओ भाई। और अगर हमने वो कॉर्क हटा दिए, ठीक है, कॉर्क हटा दिए, तो एक तरह से उस पॉइंट पे वो ओपन हो गया है। अब जब ओपन हो गया है तो उस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा जहां पे खुला हुआ है। तो पॉइंट ए का प्रेशर क्या होगा? मतलब इन दोनों सिचुएशन में पॉइंट ए के प्रेशर में कोई चेंज आएगा या चेंज नहीं आएगा?
बस इतना ही सा है पास्कल्स लॉ। पहले केस में जो प्रेशर होगा ना वो सिंपली होगा रो जी एच, लेकिन दूसरे केस में जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने कॉर्क हटाया तो उस पॉइंट पे एयर का प्रेशर लगा, पहले नहीं लग रहा था, लेकिन वो जो एयर का प्रेशर है वो एयर का प्रेशर अगर हम लोग देखें तो जहां पे वो ओपन हुआ है उतने ही इफेक्ट में रहना चाहिए, बट वो जो एयर का प्रेशर है वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो गया है। हुआ या नहीं हुआ ऐसा? मतलब लगा तो केवल एक छोटे से होल पे, लेकिन उसका जो असर है वो पूरे की पूरे लिक्विड बॉडी में आया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखें तो उसमें हम लोग यही लिख सकते हैं कि इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट of pressure at a certain point of liquid body, then same increment of pressure gets transmitted to the whole body of liquid, without any loss। ठीक है ना, विदाउट एनी लॉस। दिस इज known as Pascal's law। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मतलब इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। बताएगा कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? बताओ कोई डेली लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका। मतलब ये है पास्कल्स लॉ का कि अगर लिक्विड में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर में चेंज आएगा तो वो जो प्रेशर का चेंज है वो सिर्फ उसी पॉइंट तक कन्फाइंड नहीं रहेगा, बल्कि वो जो प्रेशर का चेंज है वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा। कितना भी बड़ा लिक्विड का बॉडी हो, सारे लिक्विड में सेम अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और ये एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन था कि अगर हमने कॉर्क से बंद कर रखा है तो एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम कॉर्क ओपन करते हैं तो भले ही वो एक छोटा सा होल है, लेकिन उसका जो असर है उस पूरे लिक्विड में नजर आएगा, यानी हर जगह प्रेशर पी एटमॉस्फेयर से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई? इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भेजा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक बात है, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गए, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, या जितने भी कार हो गई, ट्रक हो गए, इन सब में जो ब्रेक्स यूज होते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होते हैं, और उसमें एक ब्रेकिंग ऑयल यूज होता है। सुना होगा ना, ब्रेकिंग ऑयल, ऑयल लीक कर गया तो ब्रेक नहीं लगा। तो वो इसलिए क्योंकि वो जो ब्रेक सिस्टम है वो पास्कल्स लॉ से रिलेटेड है। इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन बताऊं मैं, अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट तो चलो थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया, इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन है जो हम लोग मॉर्निंग में टूथपेस्ट निकालते हैं ना। बताओ, अरे ट्यूब से टूथपेस्ट तो निकालते ही हो ना, तो तुम क्या करते हो? तुम उसको यस सर। प्रेस करते हो और लिक्विड आगे से बाहर आ जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम प्रेशर एक पॉइंट पे इंक्रीज करते हैं और वो इंक्रीमेंट पूरे ट्यूब में ट्रांसमिट हो जाता है, तो जहां से वो ओपन होता है वहां से फिर वो बाहर आ जाता है प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो दैट इज ऑल्सो पास्कल्स लॉ। तो हमारे दिन की शुरुआत भी पास्कल्स लॉ से ही होती है। क्यों? ठीक है ना। बाकी हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, ये सारे ही इसके एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गए, ठीक है ना, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए। देखना इसका कैसे इसका सेटअप है, ऊपर नोट कर लिया। देखो इसमें जैसे अगर हम एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं जिसमें दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है,
और उनको हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, मतलब नीचे से वो कनेक्टेड है और दोनों तरफ लिक्विड भरा हुआ है और पिस्टन की हेल्प से हमने इनको क्लोज भी कर रखा है, पिस्टन की हेल्प से हमने इनको क्लोज भी कर रखा है, बाकी दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड। देखो ध्यान से, दे आर कंप्लीटली फिल्ड विथ लिक्विड, ठीक। अब अगर इधर का क्रॉस सेक्शन A2 है और इधर का क्रॉस सेक्शन A1 है, तो ध्यान से देखना, अगर हम इस पॉइंट पे कुछ फोर्स अप्लाई करें, लेट से F1 फोर्स, तो F1 फोर्स अप्लाई करने से इस पिस्टन के ठीक नीचे प्रेशर इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, F1/A1, और ये जो प्रेशर का इंक्रीमेंट है ये पूरे लिक्विड में क्या होगा, सेम अमाउंट से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यही असर क्या होगा कि इस पिस्टन के नीचे भी आएगा, इस पिस्टन के नीचे भी यही प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा F2। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्यूब है, टूथपेस्ट वाली ट्यूब है, एक तरफ हम प्रेस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो अगर लिक्विड को बाहर आने से रोकेंगे तो कैप के ऊपर फोर्स लगेगा, बात समझ में आई। तो एक तरह से वो जो दूसरा वाला पार्ट बंद है उस पर फोर्स लगना शुरू होगा F2, और क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर इंक्रीमेंट सेम है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि F1/A1 जो होगा F2/A2 के इक्वल होगा। तो ये एक एप्लीकेशन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से हो जाता है, अगर मान लो कि A1 और A2 का रेशियो 1:1000 हो जाए, मतलब A1 1 ले लें और A2 1000 ले लें, तो क्या होगा कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसके बदले हमको 1000 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। तो मतलब ये तो बहुत ही जबरदस्त बात हो गई ना, हमें हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है 1 न्यूटन, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो 1000 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूइड। तो जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, कार का जैक देखते हो जैसे, तो पैर से ही कोई ऐसे ऐसे करता है थोड़ा 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 और पूरी पूरी कार ही उड़ जाती है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है लेट से 1 न्यूटन का और उसका कई गुना मेनी टाइम्स फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है जो कार को लिफ्ट कर रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, उसमें भी तो मोटरसाइकिल में भी तो ब्रेक होते हैं ना, डिस्क ब्रेक सुना होगा, तो डिस्क ब्रेक में भी फ्लूइड यूज होता है। तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बदले बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। बोलो, तो ये क्लियर है पास्कल्स लॉ, एक बार देख लो, कुछ डाउट है पूछिए। देखो कोई डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन एक है, करो इसको। देखो इस प्रॉब्लम में बस ये ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम में दोनों पिस्टन में हाइट में भी डिफरेंस है, तो उसमें वो रोजीएच वाली बात भी काउंट होगी, ठीक है ना। तो अब इधर देखो, इधर कितना प्रेशर चेंज है, तो इधर देखो 600 kg दिया हुआ है, तो 600 इंटू जी एंड डिवाइडेड बाई एरिया, तो एरिया इधर पे दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 800 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसके ठीक सामने यहाँ पे अगर हम निकालें प्रेशर तो इक्वल करो दोनों तरफ से, क्या मिलेगा, तो उधर का प्रेशर हो जाएगा फोर्स अप्लाइड F अपॉन एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और प्लस रो जी एच, तो रो की वैल्यू हो गई 0.75 इंटू 10³ इंटू जी और इंटू एच की जगह 8, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। देखो तो यहाँ से आपको एफ मिलना चाहिए, बताओ कितना आता है, निकाला किसी ने? 75 आंसर दे रहे हैं, 75 आ रहा है। 37.5। 37.5।
37.5 आएगा, 37.5। तो तुम देख सकते हो कि सिर्फ 37.5 न्यूटन का फोर्स लगा के 6000 न्यूटन का फोर्स डेवलप हो रहा है, 6000 न्यूटन। ठीक है ना, यानी अगर हाइट में डिफरेंस कर देंगे तो और उसका इफेक्ट आएगा। बोलो। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में इतना ही है, ठीक है, जिसमें आर्किमिडीज वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो प्रेशर की वजह से हम लोगों ने फोर्स निकाला है ना, वो थोड़ा पार्ट। तो मैं थोड़े से क्वेश्चन इसमें भेज दूंगा, और डीपीपी भी मैं भेज देता हूँ। डीपीपी में क्वेश्चन टिक कर दूंगा, जितने क्वेश्चन तुम कर सकते हो यहाँ तक जो पढ़ा है हम लोगों ने उसमें। ठीक है, बोलिए। ओके सर।